अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। और हुकूमत ने आइनी और कानूनी मैदान में 3 बड़ी कामयाबियां हासिल की, एक हैट्रिक की गई। सबसे पहले आइनी तरमीम का मसला था, 2/3 अक्सरियत के साथ इस काम को मुकम्मल कर लिया गया। उसके बाद अहम कवानीन में जो तरमीम की जानी थी वो सबके सामने थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक्ट भी था और आर्मी एक्ट के साथ साथ एयरफोर्स और नेवल एक्ट भी मौजूद थे, उनमें तरमीम की जानी थी। हुकूमत ने यह मरहला भी सर कर लिया। इसके बाद सबकी नजरें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस इजलास की तरफ लगी हुई थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वहां पर बहुत अहम फैसले होने वाले हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो तश्कील पाने के बाद जो पहला इजलास था उसमें बहुत सारे खतरात जाहिर किए जा रहे थे, हुकूमत के लिए मुश्किलात भी बयान की जा रही थी, लेकिन यहां पर भी हुकूमत कामयाब रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहला इजलास हुआ, हुकूमत ने उस मैच को भी 7-5 से जीत लिया। फैसला क्या करना था? फैसला ये करना था कि आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले जो आइनी बेंचेस हैं, जो पहला बेंच बनना है उसकी तश्कील की जाए। ये समझा जा रहा था कि हुकूमत की तरफ से जो नाम तजवीज़ किए जाएंगे उनको मुस्तरद किया जा सकता है, लेकिन जब वहाँ पर वोटिंग हुई तो वज़ीर कानून आज़म तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान, सेनेटर फारूक एच नाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे, मुस्लिम लीग नून के MNA आफ्ताब खान, खातून रुकन रोशन खुर्शीद बरोचा और पाकिस्तान बार कौंसल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन ने जो वोट दिए वो हुकूमत के हक में थे। ये 7 वोट फैसला कुन साबित हुए और उसके नतीजे में एक आइनी बेंच तश्कील पा गया। इस आइनी बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चेयरमैन मुकर्रर किया गया और उसके साथ साथ तमाम सूबों से यकसान नुमाइंदगी दी गई। मेरे पास जो तफसीलात मौजूद हैं और जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसके मुताबिक आइनी बेंच के लिए पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक के नाम शामिल किए गए। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस आइनी बेंच में लिए गए हैं। बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी इसमें शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मसरत हलाली को आइनी बेंच का हिस्सा बनाया गया है। ये बड़ी कामयाबियां हैं हुकूमत के लिए, और जो समझा जा रहा था कि पार्लियामेंट पर हमला हो सकता है, हुकूमत पर हमला हो सकता है, उसके मुकाबले में हुकूमत कामयाबी के साथ पार्लियामेंट में और तमाम जगहों पर अपना दिफा करने में और अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रही है। अब सवाल ये है, बहुत सारे लोग ये सवालात उठा रहे हैं कि इन तमाम तर कामयाबियों के बाद 26वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या होगा। अगर जब वफाकी वजीर इत्तलात कल न्यूज़ नाइट में ये बात वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी आइनी तरमीम को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में खदशात को बयान किया जाता है, यहाँ पर अंदेशे जाहिर किए जाते हैं और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें आइन से हट कर भी हो सकती हैं, आइन को रीराइट भी किया जा सकता है, इसकी एक मुख्तलिफ तशरीह भी की जा सकती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत जब ये कामयाबियां हासिल कर रही है तो 26वीं आइनी तरमीम क्या उसका दिफा कर पाएगी? और ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पार्लियामेंट और मुकन्नना अपने इख्तियारात का दिफा कर पाएगी? इसके साथ ही कुछ सियासी लोग ये धमकियां दे रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट होगा। इलेक्शन का ऑडिट किस सूरत में होना था? वो उस सूरत में होना था कि आइनी तरमीम ना होती, इस्लाहात ना आती और जो मंजरनामा इस वक्त है इससे कुछ मुख्तलिफ मंजरनामा होता। लेकिन अब भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में भी और उससे पहले भी उस मौके पर भी ये क्यासराइयां जारी थी कि कोई चैलेंज यहां पर किया जा सकता है, हुकूमत को कोई चैलेंज दिया जा सकता है। क्या हुकूमत आइन, जमहूरियत और पार्लियामेंट को जो खतरात हमेशा से लाहक रहे हैं उनको कम करने में कामयाब हुई है या नहीं हुई? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और हमारे साथ जो सीनियर कानूनदान होंगे वो तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं तारुफ करवाने जो अपने पैनलिस्ट का, हमारे साथ साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ भी मौजूद होंगे और इसके साथ साथ मैं बहुत ही मशकूर हूँ हाफिज एहसान खोखर जो कि माहिर कानून है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं मशकूर हूँ राना जफर इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं अशतर औसाफ साहब की तरफ जाना चाहूँगा। अशतर साहब अस्सलाम वालेकुम।
में राब्ता नहीं हो पा रहा। हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं हाफिज एहसान अहमद खोखर से। हाफ साहब की तरफ चलूंगा। हाफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हाफ साहब ये सारे जो हैट्रिक हुआ, ये सारे का सारे जो कामयाबी हासिल की गई उसकी तरफ चलते हैं। इसके बाद आइन, कानून और जमहूरियत को जो लाहक खतरात हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्या हुकूमत ने उन खतरात का खात्मा किया और बेहतर करने में कामयाब हुई? इसकी तरफ आप सब कैसे, क्या सूरत हाल है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो किया है और उसके अंदर आपने तकरीबन सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आपने कवर किया। लेकिन इसको ब्रॉडली अगर देखा जाए तो दुनिया के किसी मुल्क के अंदर इस तरह नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पिछले 15 से 20 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनका आपस के अंदर एक ऐसी कश्मकश रही है। और उस कश्मकश के अंदर जो है वो आइन और कानून के सुप्रीम कोर्ट फैसले किए हैं और वो फैसले जो है वो बात के अंदर जाके कभी भी आप उसको एक अच्छे प्रेसिडेंट के तौर पे उसको प्रेजेंट नहीं करते। वो स्टार्ट आप कर लेते हैं, चाहे यूसुफ रजा गिलानी साहब को डिस्क्वालीफाई करना हो या भैया नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करना हो, या उसके बाद आर्टिकल 63A का फैसला जो है उस पर आपने बात करनी हो, आर्टिकल 62(1)(f जो है जो परमानेंट उस पर जाना हो, और उसके बाद भी जो लेजिस्लेशन है जिस तरह आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया था उस लेजिस्लेशन का, लेकिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 8 मेंबर्स बेंच ने जो है उसको प्रोस्पेक्टिव दिया है, वो स्टे कर दिया। फिर आप नैब अमेंडमेंट्स देखें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस जो हैं वो पूरी पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है उसको अनडू कर देते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इन अहाता किया जाए तो ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है जुडिशियल ओवररीच के अंदर या उसके बाद जो पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसकी वायलेशंस के अंदर, या उसके बाद ये है कि जो उनका डोमेन है आर्टिकल 175(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे बाहर निकल के इसके फैसले किए हैं और उसकी रिफ्लेक्शन जो है लेकिन आप सब वो हमें आपको अप्रिशिएट, इस मौके पर हमें अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। जब काजी फायज ईसा के दौर में बहुत सारे ऐसे फैसले हुए जिनमें माजी के गलत फैसलों को दुरुस्त करने की कोशिश भी की गई और बहुत सारी जो गलत फैसले हुए थे उनकी इस्लाह करके, और उसके साथ साथ बहुत सारी गलतियां, मतलब पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम ना करना, उस तरह की बहुत सारी चीजों की इस्लाह की गई। हम बेहतरी की तरफ बढ़े आगे माशाल्लाह। तरफ उस चीज के अंदर आ रहा कि ये सारे जितने भी फैसले थे अगर इनको आप एनालाइज करें तो इसके अंदर आपको जो पर्सनैलिटीज हैं उनका आपको रोल भी नजर आएगा और उनकी डोमिनेंसी भी आएगी। और इसीलिए आपके मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो स्पेसिफिक बेंचेस क्यों बनते हैं, उन बेंचेस के अंदर जो है वो बिल्कुल ऐसे क्यों लोग लगते हैं जिनको हर बेंच के अंदर शामिल किया जाता है, और क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन से नीचे है या आइन के ऊपर जाके उसने करना है। अब जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जो लास्ट चीफ जस्टिस आए उनके जितने भी फैसले थे उनको अगर आप देखें, चाहे आर्टिकल 63A वाला फैसला है, ये नैब की अमेंडमेंट्स का फैसला है, या आर्टिकल 62(1)(f का फैसला है, उनके इन फैसलों को या टाइमिंग की बुनियाद के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया है या ये क्रिटिसाइज किया गया है कि अभी होना नहीं चाहिए था। लेकिन किसी शख्स ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान का जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस है उसके जो फैसले थे वो आइन से ऊपर थे, और उसने उसी जो कंसिस्टेंसी सी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशियल ओवररीच की उसको उसने फॉलो किया। अब उसी की चीज ये है कि चीज को मैं दोबारा आपकी तरफ लेकर आऊंगा, दोबारा आपसे इस पर राय भी लूंगा। इश्तरक साहब जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और इसके साथ साथ राना जफर इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। मैं अशतर साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। अशतर साहब, ये एक हुकूमत के बारे में कहा जा सकता है कि एक हैट्रिक थी जो कामयाबियों की जो की गई। पहले आईनी तरमीम कामयाबी से कर ली गई, फिर कवानीन में तरमीम जो थी वो भी कामयाबी से हो गई। सुप्रीम कोर्ट एक्ट था, आर्मी एक्ट था, नेवल एक्ट था, और उसके बाद एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास के हवाले से क्या सराहियाँ थी कि वहाँ पर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला हो सकता है, कोई वहाँ पर मुहिम जोई हो सकती है। वहाँ पर भी 7-5 से कामयाबी हुई। अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुकूमत आइन को, जमहूरियत को और पार्लियामेंट को जो सोशल मीडिया पर या मुख्तलिफ लोगों के जरिए खतरात बयान किए जाते हैं उन खतरात को कम करने में कामयाब हुई, पार्लियामेंट को मजबूत बनाने में कामयाब हुई? 26वीं आइनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है अब आपको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इन
नामुसाइद हालात में मईशत को जिस तरीके से इस्तेकाम दिया गया या जिस तरीके से आपको डिफॉल्ट से निकाला गया, इसमें बहुत सारी सैक्रिफाइसेस, पॉलिटिकल सैक्रिफाइसेस जो हैं वो मुस्लिम लीग इनके हिस्से में आती हैं। और मैं दाद देना चाहूँगा, मैं दाद क्या देना चाहूँ, मैं समझता हूँ कि काबिल तहसीन है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने मिल करके आईनी तरमीम और उसके बाद इन कवानीन के अंदर जो है वो रद्द-ओ-बदल किया और नए कवानीन लेके आए। देखिए ये एक अगर इसको ये कहा जाए कि ये सिर्फ हुकूमत की बात है, तो देखिए हुकूमतें बदलती रहती हैं। हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने जो थोड़े से टाइम के लिए जो कोई फायदा उठाने के लिए तरमीम नहीं करती, न कर सकती है। इनका दूररस नताइज होते हैं और इनके पीछे जो मुहर्रिकात हैं वो कोई जाती नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि वो मुहर्रिकात हैं जो जिस तरीके से आपने कोर्ट्स को देखा कि किस तरीके से वो अपने काम छोड़ करके, यानी जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं और बाकी चीज़ों के ऊपर, बाकी कामों के ऊपर समोसे की कीमत बता दो, चीनी की कीमत बता दो या अस्पतालों की सिलसिले कर दो, उनके ऊपर तवज्जो देती रही। तो अब ये तवज्जो पार्लियामेंट ही को ये करना पड़ा और पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट। याद रखिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी अगर फैसले खिलाफ हो गए तो फिर क्या होगा, तो उसमें भी पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि अगर कोई फैसला ऐसा आता है जो कि उनकी नज़र में सही नहीं है, तो लेजिस्लेशन के जरिए उसका इफेक्ट जो है उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। जहाँ तक आपका ये सवाल कि क्या अब मामला बेहतर, मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे यकीन है कि ये सारे सिलसिले जो हैं वो बेहतरी ही की तरफ लेके जाएं। याद रखें कि बाहमी मशावरत से इन्फॉर्म डिसीजन लिए जाते हैं और कलेक्टिव विजडम से बड़ी विजडम कोई नहीं होती। फर्द वाहिद की विजडम जो है उसमें फ्लॉ आ सकता है। कलेक्टिव अच्छा साहब, हम सब की ख्वाहिश है बतौर पाकिस्तानी कि हमारे जो इदारे हैं वो मुकन्नना हो, वो इंतज़ामिया हो, वो अदलिया हो, ये तमाम यकसू होकर चलें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। ये इदारे अगर आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो फिर माजी वाले वाक़यात, हालातों वाक़यात और उसके नताइज सामने आ सकते हैं। ये ख्वाहिश है, ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। इस ख्वाहिश को पूरा होते हुए आप देख रहे हैं? देखिए मैं समझता हूँ, अब मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है, मेरी इस्तदा है कि जहाँ पे आप मईशत की के मुतालिक बात करते हैं कि आइए बैठे राउंड टेबल करें और इस काम में मईशत की बात करें, मिसाके मईशत की बात करें, आइए बैठे राउंड टेबल करें और मिसाके जमहूरियत की बात करें, उसका दायरा बढ़ाएं। वहाँ पे खुदारा मिसाके टॉलरेंस की बात करें, मिसाके एजुकेशन की बात करें, मिसाके हेल्थ की बात करें, ताकि आपका कौम और मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ गामजन हो। देखिए मैं एक पुराना तराशा देख रहा था कि पीआईए जो है उसके मुतालिक ये कहा जाता था कि हर 6 मिनट के बाद एक उड़ान भरती है जहाज उनका, और अब पीआईए का हमारा क्या हाल है। ये हमें अपनी तरफ देखना है कि हमने अपने इदारों का क्या हाल कर दिया है। खुदारा मिल के बैठें और अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखें, लेकिन उनको जाती डिफरेंसेस ना बनाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं और बेहतरी की तरफ जाते हुए आपको चीजें नजर आ रही हैं, मुहाजराई कम होगी, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेंगे हम 100%। मैं हमारे साथ आप मौजूद, मैं वापस हाफिज एहसान साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं, उसके साथ साथ जफर इकबाल साहब मौजूद है। हाफिज एहसान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिन, आपने एक हिस्ट्री तो बयान कर दी, आने वाले दिन आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है उसके 3-4 जो बड़े फायदे आपके सामने नजर आए। एक तो ये है कि उस अमेंडमेंट के बाद जो एक कलेक्टिव विजडम के जरिए पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस का इंतखाब हुआ है, उसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज और पाकिस्तान के सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। और वो एक चीज ऐसी है कि जिसके हम कह सकते हैं कि 26 की जो अच्छी बिगनिंग आई है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की उस शख्सियत की वजह से आई है
कि जिसको ऑपोजिशन, ट्रेजरी या जस्टिस सेक्टर्स या लॉयर्स सब ने उनको अप्रिशिएट किया। दूसरा उस चीज के अंदर मैं समझता हूं कि इसी कलेक्टिव विजडम के अंदर जो एक और बड़ी जबरदस्त चीज आई है वो ये आई है कि जो क्रिटिसिज्म स्टार्ट होता था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि फौरी अभी केस लगा नहीं है, ये अभी केसें फाइल की तरफ जा रही हैं और एक पूरा ब्रिगेड शुरू हो जाता था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्रिटिसिज्म के अंदर, इधर वे चलना शुरू हो जाता था। उससे आपको एक कमी नजर आई। अगर आप पिछले 10-12 दिन को एवेल्युएट करें 22 अक्टूबर से लेके अब तक जो है, तो मीडिया ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है अब ना उसके अंदर नेगेटिविटी है और ना ही ऐसी चीज है जिससे आपको ये लगे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चीजें जो है वो सेंसेशनल जा रही हैं। तीसरा उसके अंदर ये है कि जो आपका ओरिजिनल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उस प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने वापस लेके आए और उसके बाद ये है कि पार्लियामेंट और जुडिशरी जो है मिल के बैठ के अब जो है फैसले करेंगे, तो उसके अंदर ये आएगा कि सबकी उसके अंदर ओनरशिप भी आएगी और कोई उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करेगा। एक और अच्छी चीज जो आई है वो आई है कि जो आज 2 जजेस ने जब लेटर डाला और चीफ जस्टिस जिस प्रोसेस के अंदर आए और उन्हें कहा गया कि आप 31 को मीटिंग बुलाएं और एक जो 26वीं आईनी तरमीम है उसका केस सुने, उन्होंने उसको रिफ्यूज किया और रिफ्यूज करने के बाद जो है आज जब उन्होंने कहा कि जी आपको लगाना चाहिए था, बट उसके बावजूद आज जुडिशल कमीशन की मीटिंग आई, तो अगर वो उस प्रोसेस से चीफ जस्टिस ना आते तो एक और चीज की तरफ जाना शुरू हो जाना था कि जिससे पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशियल इंस्टेबिलिटी या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजें जो हैं, अगर हमने 76 साल एक एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर हमारी कोर्ट वर्किंग इंप्रूव नहीं आई है, अब एक दूसरा एक्सपीरियंस कर लिया गया है कि जिसके अंदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कॉन्फ्रेंस है, चाहे देखे इसके अंदर पीटीआई जो है वो पीटीआई सारे प्रोसेस का हिस्सा बनी है, वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का भी हिस्सा बने हैं, वो आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बैठे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो भी सारे प्रोसेस का हिस्सा बने हैं और कंसेंसस इस लेवल पे आया कि असल मामला था पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए हाई कोर्ट्स के अंदर भी, ताकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को आसानी से जो है यार साहब आपने बड़ी बड़ी अहम चीज की निशानदेही की। ये वाकई दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे पहले जब आईनी तरमीम हुई और आईनी बेंचेस बनने लगे तो उन्होंने कहा, उनकी तरफ से बयान आया कि हमें मतन पर कोई एतराज नहीं, हमें मतन पर कोई इख्तलाफ नहीं, और पार्लिमानी कमेटी में बैठकर ये रिपोर्ट हुआ कि साहब ने हाथ खड़े कर कर उसकी तौसीक की, उसकी हमायत की, लेकिन उनकी मुखालफत की वजूहत सियासी थी, सियासी मकासद के लिए थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक कंसेंसस पे पहुंचे। नहीं, आप जरा पिछले एक माह की निकालें ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो आइडिया है ये पीटीआई का आइडिया था। इसको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी असेंबली में कहा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, लॉ मिनिस्टर ने भी कहा और जितनी अलाइड पार्टीज थी सब ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर इस अमेंडमेंट को इनिशिएट किया। लेकिन कॉन्फ्रेंस के लिए जब पीटीआई ने कहा कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना चाहिए, और वो इसलिए कह रहे थे कि शायद जस्टिस फाइज ईसा को किसी न किसी जगह अकोमोडेट किया जाएगा, उससे हटने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए और गवर्नमेंट ने फिर उसको कंसीड कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर जो है ये सारे के सारे जो है वापस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन थी उससे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि अगर वक्ती तौर पे पॉलिटिकली आप कुछ फैसले कर लेते हैं और इन द लॉन्ग रन जब आप उन्हें देखते हैं कि इसको और बेहतरी की गुंजाइश है तो वापस जाया जा सकता है। अब ये है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए हैं, आप पे क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, उस पे नंबरिंग की भी बात आई है, और मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली आपको इस मुल्क के अंदर क्लियर जुरिस्डिक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट है, आपकी हाई कोर्ट्स है, और उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो जजेस की स्ट्रेंथ इंक्रीज की गई है, मैं समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का स्टेप है कि 97 के अंदर जो था पाकिस्तान की 17 जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई गई, और ये भी उस वक्त की PMLN की गवर्नमेंट थी और उस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 131 मिलियन। हमने 26 साल जो है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज स्ट्रेंथ बढ़ाई नहीं है, 60,000 से ज्यादा पेंडेंसी आ गई, 250 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन आ गई, और दरमियान में हमारे पॉलिटिकल और ये बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हम सही सिमत में, तो मेरा ख्याल है कि एक सिमत की तरफ जो है आपको अब चीजें हम सही सिमत में बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारे मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं, हमने करना क्या है, हमारी ज़रूरियात क्या है, आइनी, कानूनी, सियासी, समाजी ज़रूरियात क्या हैं,
पाकिस्तान की हम उसकी तरफ बढ़ें, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन पैदा हो आपस में, जिस तरह माजी में जो खेल खेला जाता रहा वो अब भी खेला जाता रहे। राना जफर इकबाल मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इन तमाम चीज़ों का हिस्सा होते हैं जो होती हैं। राना साहब, क्या पोजीशन इस वक्त आपको नजर आ रही है आने वाले दिनों के हवाले से? बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपका, और ख़ास तौर पे हमारे बहुत सीनियर और आईन और कानून के माहिर अख्तर साहब मौजूद हैं, तो उनकी मौजूदगी में, और फिर खोखर साहब भी आजकल बड़े रेलिवेंट हैं और अपडेटेड हैं, तो मेरा कुछ कहना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो कानूनी पहलू हैं वो तो हाफिज साहब ने और अशरफ साहब आपके सामने कर रहे हैं बात, तो उसके हवाले से। लेकिन जो पॉलिटिकल बात है और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, मुआशी हालात हैं, खारजा पॉलिसी है, अमन अमान की पोजीशन है, इन सब के लिए एक बुनियादी असूल होता है, हर रियासत का एक बुनियादी असूल होता है कि रियासत अपनी ज़मीन और अपनी अवाम, उनके लिए अपनी सारी सलाहियतें इस्तेमाल करती हैं, ना वो किसी से तासब करती हैं, बायस होती हैं, ना ही वो कोई ऐसा फेल करती हैं जिससे रियासत को नुकसान हो, रियासत में बसने वाले लोगों को नुकसान हो। 75 साल से जो यहाँ पे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, पहली दफा ये हुआ है कि पिछले इस अरसे में जब से शहबाज साहब वजीर आजम बने हैं, ये राइट सिमत में शुरू हुआ, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पार्टी की हिदायत से पिछले उसमें भी वो जो मिसाक मईशत की बात की थी, और वो इतने सुलझ हुए हैं कि वो हर मौके पे कहते हैं कि आओ बैठो हमारे साथ, दुश्मन तरीन जो बंदा हो, सख्त तरीन हो, उससे। लेकिन अब जो सूरत हाल बनी है इन 8 महीने में जब हुकूमत आई है, तो आप ये देखें कि मुआशी हालत कहाँ से कहाँ आ गई। सूद जो था वो 15% पे आ गया, उससे अभी और सिंगल डिजिट पे जाएगा अगले 6 महीने में। तो जैसे सूद सिंगल पर उस पे जाएगा डिजिट पे, तो लोग अब पैसा वापस बैंकों से निकलवा लेंगे, जो एक यानी तकरीबन 1.5% 2% के करीब मंथली ले रहे हैं। ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज होती है, मुअत्तल होती है, ख़त्म होती है, जैसे कि माजी में आईनी तरमीम होती रही, और अब चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये ऑप्शन ख़त्म किया गया है, ये हो सकती है, नहीं हो सकती? इलेक्शन के ऑडिट के जो धमकियां दी जा रही थी, सियासी धमकियां थी, उसके इम्कानात क्या हैं? देखिए, इलेक्शन के जो ऑडिट है, इलेक्शन का ऑडिट का मिजाज कौन है, किस एंगल से ऑडिट करेंगे? ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, पिटीशनें आ गई हैं, जवाब फाइल हो गए हैं तकरीबन तमाम सीटों पे जवाब फाइल हो गए हैं दोनों पार्टियों। तो वो प्रोसेस अपना चल रहा है, वो प्रोसेस चलेगा, हमेशा ही चलता है। और इस दफा भी वो हाई कोर्ट के जजेस कर रहे हैं। पहले तो एक वक्त था जब आम रिटायर्ड जजों को लगाया जाता था और वही उसके सारे ट्रिब्यूनल बनाए जाते थे। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, वहां पे समाअत केसों की हो रही है, तो किस चीज की ऑडिट करेंगे? दूसरी बात यह है कि 26वीं आईनी तरमीम को अंडू वो कैसे करेंगे? अगर वो कर भी देते हैं तो फिर पार्लियामेंट उसको फिर पुटअप कर देगी। देखें, अल्टीमेटली कानून बनाने का राइट जो है वो पार्लियामेंट है। जितनी दफा गेंद आप उसकी तरफ फेंकते हैं, वो वापस उसे बेहतर शक्ल में आगे लेके आए। अगर 26वीं तरमीम में कोई किसी शिक पे कोई इशू है तो वो उस शिक को देख लेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो उठा के पूरी, यानी हुकूमत जो है इस वक्त किसी किस्म की मुहाज़राई, किसी किस्म की हट तरमी कह लें आप, चाहे मनफी लफ्ज़ है या किसी किस्म, वह हुकूमत हर अच्छी तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कबूल भी करेगी, आगे भी बढ़ेगी और चीजों को सुलझाएगी, और चीजें सुलझती जा रही हैं। आप पंजाब में देख लें कि सीएम पंजाब जो है कितनी मेहनत कर रही हैं, कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कितने मामला लोगों के आसान हो रहे हैं, और महंगाई जो है वो यही जमहूरियत का सबसे बड़ा फायदा है राना जफर इकबाल साहब, कि एक ऐसी हुकूमत आती है जो आवाम के लिए काम करती है। अगर आप गैर जमहूरी तरीके से आते हैं तो फिर आप डफर्स को और फिर कठपुतलियों को ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, उसके मसाइल
पैदा होते हैं। मैं इसी चीज को हाफिज एहसान साहब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। अब सब सवाल बिल्कुल स्पेसिफिक है, खतरात जाहिर किए जा रहे हैं, मुहाजराई हो सकती है, 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हो सकती है, मुअत्तल हो सकती है, बास लोग ये कह रहे हैं। अभी तक इलेक्शन के ऑडिट के हवाले से उम्मीदें जाहिर की जा रही थी। राना साहब कहते हैं कि एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है, अब कैसा ऑडिट, लेकिन इसके बावजूद खतरात जाहिर किए जा रहे हैं। आपको क्या नजर आ रहा है? 25 अमेंडमेंट्स पहले आ चुकी हैं जी। और 25 अमेंडमेंट से एक भी अमेंडमेंट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ना उसे सस्पेंड किया था और ना ही उसे सेट असाइड किया था। तो अगर पाकिस्तान की 25 अमेंडमेंट्स जो थी 26वीं तरमीम आने से पहले जो है ना सस्पेंड हुई है ना सेट असाइड हुई है, तो आपको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पिछली 50 साल की जो है एफर्ट जो है वो आपके सामने नजर आएगी कि कभी भी पाकिस्तान की अदालतों ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट्स पास की हैं उसको अल्ट्रा वायरीज या इंट्रा वायरीज या अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया। तो लिहाजा इसके अंदर एक ऐसी चीज है कि जिसपे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसी प्रैक्टिस को जारी रखेगी। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू की पावर सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। दो इशू पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मुतालिक बात की जा रही है। एक बात की जा रही है कि जी प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो है उसको वायलेट करके जस्टिस मंसूर की जगह जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाया गया, एक ये पॉइंट है। और दूसरा उसके अंदर ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको आपने एग्जेक्टिव के जरिए करना चाह रहे हैं। अगर अब आप नजम पाकिस्तान का 1973 का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो उसके अंदर कोई प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये बाद में जाके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 96 के अंदर एक जजमेंट दी और उसके अंदर उन्होंने सीनियरिटी का कॉन्सेप्ट दिया। और आज भी हमारा जो नेबरिंग कंट्री इंडिया है वहां के ऊपर अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता है सुप्रीम कोर्ट की, और उनके यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी के जरिए चीफ जस्टिस नहीं लगते बल्कि वो 6 जजेस बैठ के फैसला करते हैं कि हमारा कौन सा चीफ जस्टिस है। तो लिहाजा ये दो बुनियाद पे करके आप ये कहें कि सेपरेशन ऑफ पावर या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है। बहुत तो बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो रहा है। अशतर साहब हमारे साथ मौजूद, उनका शुक्रिया। राना जफर इकबाल का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आखिर में कंक्लूजन सिर्फ ये है कि हम सबके पास एक ही चीज है, वो है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। वो सुप्रीम कोर्ट को भी जो है रेगुलेट करता है, वो हमारी पार्लियामेंट को भी रेगुलेट करता है, वो हम सबको रेगुलेट करता है, उसी से कवानीन बनते हैं। हम आइन के मुताबिक चलने का अहद करते हैं, हम सबको यही अहद करना है। आइन जो कहता है हम उसके मुताबिक चलेंगे तो पाकिस्तान बेहतर तौर पर चलेगा। इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, हम सब की नज़रें अमेरिका के इंतखाबात पर लगी हुई हैं। वहाँ पर रिपब्लिकन्स जीतेंगे या डेमोक्रेट्स जीतेंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं हतमी तौर पर कहा जा सकता। बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर हाथी राज करेगा या गधा राज करेगा। मैं कोई किसी की तौहीन नहीं कर रहा, बल्कि ये उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंतखाबी निशान है। एलिफेंट और डोंकी जो है उसको वो लेकर चलते हैं। अब इनके पीछे एक बड़ी मज़ेदार सी तारीख मौजूद है। कहा जाता है कि डेमोक्रेट्स जो हैं उन्होंने गधे का इंतखाबी निशान 1828 में एक उनके सदारती उम्मीदवार थे एंड्रयू जैक्सन, उनके मुखालफीन ने गधा और अहमक कहकर पुकारा। उन्होंने इसको बड़ी खुश दिली से न सिर्फ कबूल किया बल्कि कहा कि गधा तो बड़ा ही हार्ड वर्किंग और बड़ा ही मेहनती जफाकश एक जानवर है, हम इसको अपनी इंतखाबी इलामत के तौर पर ले लेते हैं। तो गधा जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तरीके से सामने आया। हम जिस तरह गधे को देखते हैं ये उस तरह का गधा नहीं है, ये मेहनती है, ये जफाकश है, ये काम करने वाला है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं उस पार्टी की जिसकी ट्रंप इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, रिपब्लिकन्स की, तो वहां पर इब्राहिम लिंकन के दौर में पहली मरतबा हाथी जो था वो एक कार्टून की सूरत में सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता इसको अडॉप्ट कर लिया गया। अब हम अगर तारीख की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं या कमला हैरिस जीतती हैं। हम इन दोनों पार्टियों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी अब तक 18 बार
जो है इलेक्शन जीत चुकी हुई है और कमला हैरिस जो है उनकी पार्टी 16 बार इलेक्शन जीती है। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो हमें रिपब्लिकन्स जो हैं अमूमी तौर पर पाकिस्तान के दोस्त नजर आते हैं, लेकिन इस वक्त एक बड़ी ही मुख्तलिफ तस्वीर पेश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छे हालात ना हो या उस किस्म के हालात ना हो जैसे माजी में होते हैं। ये एक परसेप्शन पैदा किया जा रहा है जो माहिरीन के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। वो दुरुस्त कैसे नहीं है उस पर भी हम बात करेंगे माहिरीन के साथ, लेकिन इसके साथ ही जो हम सब की दिलचस्पी का मामला है वो ये है कि अमेरिका का मुस्लिम वोटर एक मरतबा फिर बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। अहमियत इख्तियार सिर्फ इस वजह से हुई कि मुकाबला बहुत सख्त है, बहुत दोनों करीब हरीफ हैं, लेकिन माजी की तरफ देखा जाए तो जो बाइडन का जब इलेक्शन हुआ था तो अरब इलाकों से उन्होंने 80% तक बल्कि उससे भी ज़्यादा वोट लिए थे और ख़ासतौर पर मिशिगन की बात की जाती है, वहाँ पर इसके ज़रिए उन्होंने कामयाबी समेटी थी। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने एक कार्ड खेला है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो इसके नतीजे में मशरक़ वस्ता पर जंग मसल्लत कर दी जाएगी। यकीनी तौर पर हम मुसलमानों के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं, हम गज़ा में होने वाले मसालिम पर परेशान हैं और अमेरिका के मुसलमानों की अक्सरियत भी इसी तरह सोचती है। ये सूरत हाल है क्या, इलेक्शन किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में और पाकिस्तान पर किस तरह असर अंदाज होंगे इस पर बात करेंगे। और जो मेरे साथ यहाँ पर पैनलिस्ट हैं बहुत मशकूर हूँ, प्रोफेसर शब्बीर अहमद खान। डॉक्टर शब्बीर अहमद खान जो है माहिर सियासियत भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप चूँकि अमेरिका से PhD करके आए सियासियात में, आप अमेरिका की सियासत को बहुत करीब से जानते हैं। इसके साथ ही बहुत ही मारूफ सियासी तजियाकार और ख़ासतौर पर खारजा अमूर पर एक अथॉरिटी समझे जाने वाले मोहम्मद मेहदी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हमें कुछ ही देर में अमेरिका से वाशिंगटन DC से फ़ारूक शहबाज वड़ाई सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शब्बीर अहमद खान साहब, अमेरिकन इलेक्शन क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या होगा? देखें, ये कोई पहला इलेक्शन नहीं है अमेरिका में, ये 60वां इलेक्शन है और ज़ाहिर है कि अभी जैसे बात हुई, मुझे तो लगता है कि ज़्यादा मरतबा हुआ है रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का मुकाबला। हाँ। लेकिन इस इलेक्शन में जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ऐसे हो रहा है कि कोई कलर्ड वुमेन, यानी जिसको आप सियाफाम कहें, उनका इंडियन ओरिजिन है और उनके वालिद सियाफाम थे, तो वो पहली बार जो है, यानी 40 लोग आ चुके हैं इस कंटेस्ट में और एक ऐसी खातून जो कि कलर्ड है, वो पहली बार ये इलेक्शन लड़ रही है। वो हिलरी क्लिंटन, ख़वातीन की अगर बात करें तो वो 2016 में उम्मीदवार थीं। और दूसरी दिलचस्प बात इस इलेक्शन की ये है कि अमरीकी तारीख में इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि जब कोई सदर अपना एक इलेक्शन जीता हो, उसके बाद दूसरी बार उसने फिर कंटेस्ट किया और वो हार गया हो, लेकिन जब वो तीसरी बार आया हो फिर तीसरी बार वो जीत गया हो। ग्रोवर क्लीवलैंड थे जिन्होंने, आप कह लें कि 84 का जो इलेक्शन था, 1884 का, वो जीता। 1888 में वो हार गए, लेकिन 1892 का इलेक्शन जो था वो जीत गए। गोया उनको कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स नहीं मिली बल्कि गैप आया। तो ट्रंप अगर जीत जाते हैं तो फिर ये तारीख जो है दोबारा दोहराई जाएगी। सही। और अगर लेकिन आप ये भी बता रहे हैं कि कमला हैरिस जिनको आप कलर्ड जो होने की बात कर रहे हैं, ये इससे पहले हेली क्लिंटन ने भी इलेक्शन लड़ा था और ट्रंप के मुकाबले में ही खातून एक मौजूद थी। मुझे ये बताइएगा शबीर साहब, कोई खातून प्रेसिडेंट रही? कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं। इसका मतलब पाकिस्तान अमेरिका से आगे है ख्वातीन को हुकूक देने में, सियासी मुकाम देने में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मुझे याद आ रही हैं, आज मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वज़ीर आला है, तो हम तो आगे हुए। सिर्फ पाकिस्तान आगे नहीं है बल्कि इंडिया भी आगे है, श्रीलंका भी आगे है, फिलिपाइन भी आगे है, तुर्की भी आगे है, यूके भी आगे है, इजराइल भी आगे है। और जहाँ पे खवातीन जो है वो पाकिस्तान के बारे में जरा सख्त बात की जाती है ना कि पाकिस्तान को ये एक कंजर्वेटिव मुल्क के तौर पे पेश किया जाता है और कहा जाता है कि शायद जनाब पता नहीं यहाँ पर क्या हो गया, लेकिन खुशी होती है देखकर कि अमेरिका आज भी मुझे नहीं पता कि कमला हैरिस जीतती हैं या हारती हैं और इम्कानात दोनों तरफ मौजूद हैं। हेली क्लिंटन इससे पहले हार चुकी हुई हैं। हमने खातून को जितवाया, हमने खातून को वजीर आजम भी बनाया, वजीर आला भी बनाया। जबरदस्त हो गया ना ये तो। इसमें कोई शक नहीं। देखें जी, हमारी ये जो कल्चर है इसकी ये खूबी है कि अब जैसे अपने कहा कि CM भी हमारी जो है पहली बार पंजाब में सूरत क्या है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फारूक शहबाज वड़ाई, वाशिंगटन DC अमेरिका में है, इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं, सीनियर सहाफी हैं। मैं एक तरफ जानना चाह रहा हूँ फारूक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नजम साहब।
फर्क कैसे इलेक्शन को देख रहे हैं? कहीं पर वोटिंग जारी है, कहीं पर गिनती जारी है, यहाँ पर पाकिस्तानियों ने नजरें लगाई हुई हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, बिल्कुल उसी तरह हम इंतजार कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन में करते हैं। आपको तो पाकिस्तान के इलेक्शन का भी बेहतर तौर पे पता है, वहां पर क्या सूरत हाल है, क्या क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान की नजरें भी यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया की नजरें यहीं पे मरकूज है और अमेरिकी जो मीडिया है वो भी इन 7 रियासतों की तरफ देख रहा है जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। यहाँ पर अगर हम मीडिया को भी देखें तो लम्हा बलम्हा उसी के ऊपर फोकस किए हुए हैं कि ये जो 7 रियासतें हैं कि जो यहाँ से विन कर जाएगा वही अमेरिकी सदर होगा। अभी मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था, यहाँ पर कुछ अगर नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया और उस साइड पे जाएं, 2 स्विंग स्टेट्स में मुझे जाने का मौका मिला, तो वहां पर जो कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, यहाँ पर ऐसा भी एक तासुर है जो आपने कहा ना कि बेनजीर भुट्टो साहिबा हमारी वज़ीर आज़म रही हैं, तो अभी तक वैसे यूएस की हिस्ट्री में कोई भी यहाँ पे अमेरिकी सदर नहीं है खातून, और अगर ये कमाला हैरिस जीत जाती हैं तो ये भी बड़ी दिलचस्प पहलू होगा कि यानी वो खातून तो हैं और ऊपर से स्याह-फाम खातून का सदर मुंतखब होना, ये भी एक अमेरिकन हिस्ट्री होगी। दूसरी तरफ जो ट्रंप है उनका यहाँ पे जो इनके ऐलानात थे, तकारीर थी जिसको फॉलो किया है, यहाँ पर चंद एक अवामिल है जिसके ऊपर वोटर सोचता है कि उसे वोट करना है। इसमें खास तौर पे जंगें बड़ी अहम है। यहाँ पर जो आम अमरीकी शहरी है उसका ये ख्याल है कि फ़लस्तीन के अंदर जो इसराइली जारियत है वो अमेरिका की हमायत, मदद और इस तरह से ताउन के बगैर मुमकिन नहीं थी, और ये जो सभी जारियत हो रही है इसमें अमेरिका को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था बल्कि इसको कहीं रोकना चाहिए था। यही वजह है कि ट्रंप जो है अपनी मुख्तलिफ तकारीर में बारहा इसके ऐलानात करते आए हैं। मिशिगन में खास तौर पर मुस्लिम वोटर्स को उन्होंने मुतवज्जो किया, ये कह के मुस्लिम अरब वोटर्स को कि मशरिक़ वस्ता में कभी वो हालात ठीक करेंगे और अगर वो सदर होते तो कभी भी ये जंगें ना होती। इसी तरह यहाँ के लोकल इश्यूज हैं, यानी लोगों को जॉब्स के मसाइल हैं, इमिग्रेंट्स का यहाँ पर आना जो है अमेरिकी रियासत के ऊपर बोझ बना हुआ है। यहाँ पे अबॉर्शन का एक बड़ा इशू है जिसके ऊपर डिबेट चल रही है कि डेमोक्रेट्स सोचते हैं कि ये इंसान का फर्द का खुद का इख्तियार है, जबकि रिपब्लिकन की सोच है कि ये थोड़ी सी हमारी दिलचस्पी की बात बताएं। कोई धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, कोई पता चल रहा है कि कोई चेंज किया गया हो, कोई फॉर्म तब्दील कर लिए गए हो, कुछ और इस किस्म के इल्जाम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? आपकी दिलचस्पी के लिए बताता चलूं कि जो हम कहते हैं ना जी बड़ा पैसा लगाते हैं पाकिस्तान में इलेक्शन में, तो अगर यहाँ का पैसा सुने तो कानों को हाथ लगाएं। यानी अगर आप सिर्फ एलन मस्क ने एलानिया तौर पे $70 मिलियन, उसके अलावा उन्होंने यहाँ पे जो स्विंग स्टेट थी उनमें पिटीशन साइन करने का कहा, और उन्होंने कहा इलेक्शन तक मैं हर रोज $1 मिलियन एक शख्स को दूंगा जो वो पिटीशन साइन करेंगे। तो ये यहाँ पे यानी इतनी बड़ी बड़ी रकमें लगती हैं। उसके अलावा जो आपने धांधली की बात की, यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द, कैपिटल हिल्स के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजाम किए गए। यहाँ पर कल प्रेस ब्रीफिंग में यहाँ के मेयर ने और पुलिस जो चीफ हैं उन्होंने ये कहा कि किसी भी नाखुशगवार वाकये के से निपटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको पता है 6 जनवरी 2021 को जब बाइडन अपना जा रहे थे तो उस वक्त हलफ उठाने के लिए, तो उस वक्त इन लोगों ने ट्रंप के जो हामी थे वो हमलावर हुए थे। तो अमेरिका और इस वक्त वही कुछ करने जा रहे हैं जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा और किया जाता रहा। चलिए इस पर मैं थोड़ी सी डिटेल आपसे लेता हूँ। मोहम्मद मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहदी साहब ये बताइएगा, इन इंतखाबात के नताइज का पाकिस्तान पे क्या असर होगा, किस हद तक असरअंदाज होंगे, और हमारा इंटरेस्ट क्या है, किसको सपोर्ट करें हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जीतने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मेरे ख्याल आवाज जो है अभी पहुंच रही थी हम तक। जी भाई साहब सुन पा रहे हैं? के अंदर जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा दोबारा। जी, आईएस ने जो हमला किया अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका नहीं चाहता कि दाइश अफगानिस्तान से ऑपरेट करे, तो ये पाकिस्तान से उन्होंने बात कर दी है। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी शक्ल में ईरान की तरफ से किसी भी जगह पर लड़े, और उस जो रिक्रूटमेंट है उसको चाहता है खत्म हो। पाकिस्तान से वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के और करीब जाए। पाकिस्तान से वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ पाइपलाइन बनाए। तो ये वो मौजूआत हैं जो अमेरिका नहीं चाहता। लेकिन अगर कैमला हैरिस जीत गई
तो वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी जाती हैं, और पाकिस्तान दुनिया में अफेक्टेड ममालिक में शामिल है। तो पाकिस्तान से इस तरह की चीजें वो चाहते हैं, क्यों ना कैमला हैरिस जीते, क्यों ना ट्रम्प साहब जीते, दोनों की जो है वो ख्वाहिशात जो है वो उनके मावनीन होंगे उनके मुताबिक होंगी। यहाँ जो तसव्वुरात पाए जाते हैं उस तरह की कोई चीज वहां से होने वाली नहीं है, और वहां पर कोई भी जीते उसके लिए पाकिस्तान की एक अहमियत है, लेकिन इस वक्त वो अहमियत नहीं है जो अहमियत आज से 10 साल पहले थी अफगानिस्तान की वॉर की। हाँ, अगर किसी तरह ईरान की और इजराइल की, अभी मैं कुछ देर पहले ईरानी वजीर खारजा के साथ डिनर पर था, और उनको ये ख्याल है कि इजराइल एक दफा दोबारा कोशिश करेगा हमले की। अगर कोई जंग बढ़ जाती है तो फिर लामहला पाकिस्तान की और पाकिस्तान की अवाम की उनको बहुत ज्यादा अल्लाह ताला बेहतर करे सर, अल्लाह ताला बेहतर करे। मैं साहब दुआ करनी चाहिए, जंगें तो नहीं होनी चाहिए, अमन भी होना चाहिए, सुकून भी होना चाहिए। चूंकि हम जब बात करते हैं इंतखाबात के हवाले से, तो फर्क सिर्फ एक चीज़ मुझे रहनुमाई कीजिएगा, हम तो टीवी देखते हैं, जब भी टीवी देखते हैं यही सोचते हैं, यही सवाल करते हैं, जीत कौन रहा है? आपके ख्याल में जीत कौन रहा है? यही सवाल यहाँ का मीडिया भी और पूरे दुनिया से जो मीडिया यहाँ पे आया है उसी की तलाश में है। यहाँ पर जो सुबह कुछ जो अर्ली वोटिंग और लोगों से जो सर्वेस के नतीजे में एक ये सामने रखी गई थी बात कि 4 रियासतों में, नहीं स्विंग स्टेट्स में से 4 रियासतों में ट्रम्प शायद थोड़ी सी उन्हें लीड हासिल हो, और 3 रियासतों में कमाला को हो, लेकिन बहरहाल इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत है, उसकी गुंजाइश रखी जा सकती है, और अभी इस पे हतमी बात नहीं की जा सकती। यानी यहाँ पे भी प्रेडिक्शन तो जरूर हुई है, लेकिन चैनल्स के ऊपर इस तरह से क्लैरिटी से किसी ने भी ये नहीं कहा, यानी ये इतना टाइट और क्लोज चल रहा है। यानी यहाँ पे एक प्रोफेसर हैं एंगल लिचमैन जो पिछले 1984 से प्रेडिक्शंस करते आ रहे हैं, और उनकी सदारती इंतखाबात के हवाले से जो प्रेडिक्शंस है वो ठीक साबित होती हैं। यानी 2016 में जब पूरा अमेरिका ये प्रेडिक्ट कर रहा था, अब उन्होंने यही दिलचस्प बात है, उस वक्त ट्रम्प कहा था और अब उन्होंने कमाला हैरिस का नाम लिया है। वो अब ये देखते हैं कि ये कहा तक होती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, क्या पाकिस्तान पे किसके जीतने का क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर हम देखें, 47 में पाकिस्तान बना है, तो 47 में तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, फिर आइजनहावर का दौर आया जो रिपब्लिकन थे, 2 दफ़ा वो सदर बने, और निक्सन उनके नायब सदर थे। ये 50s का दौर हुआ है जब कोरियन वॉर चल रही थी और पाकिस्तान उसका बेनिफिशरी था। ये वो दौर है जब पाकिस्तान से उनका दिफाई मायदा हुआ। ये वो दौर है जब पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बना। इस तरह फिर 60s में आप देखें 2 टर्म मिली हैं डेमोक्रेट्स को, जॉन एफ कैनेडी थे, लिंडन बी जॉनसन थे, लेकिन जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो निक्सन के 2 टेन्योर में हुई। और ख़ास तौर पे ये जो चाइना और अमेरिका एक दूसरे के करीब आए और पाकिस्तान इस डिप्लोमेसी में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया, वो भी निक्सन का दौर था। फोर्ड भी ज़ाहिर रिपब्लिकन थे, फिर कार्टर आए एक टर्म के लिए, रेगन 2 टर्म्स के लिए, और फिर उसके फौरन बाद सीनियर बुश। ये 80s का वो दौर है नजम जब पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर बना और पाकिस्तान की फौजी आगेगा कौन बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? देखें, रिपब्लिकन जो हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से पाकिस्तान के दिफा के हवाले से, पाकिस्तान की मदद के हवाले से, पाकिस्तान में इत्तेफाक है जब कभी सैंक्शंस लगी ना तो वो डेमोक्रेट्स के दौर में लगी। अच्छा, जैसे बिल क्लिंटन के दौर में ऐसे हुआ। फिर दिलचस्प बात, आप ट्रम्प को बेहतर समझ रहे हैं? देखें, मैं पाकिस्तान के लिए सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि देखें, इंडिया जो है वो डेमोक्रेट्स हमेशा प्रो इंडियन रहे हैं। ओबामा ने तो वहां पे 2 विजिट किए और उनके साथ सिविल न्यूक्लियर डील की। सही। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है वो रिपब्लिकन से। चले बेहतर करे, अल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद खान साहब तशरीफ लाने के लिए। फारूक शहबाज वराइश ने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, और मोहम्मद मई साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने मेज़बान नजम अली खान को, न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल कुछ और फैक्ट्स के साथ, कुछ और रियलिटीज़ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।